नमस्कार। आज हम लोग लिपिड पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था। ये पोषक तत्वों की जो सीरीज़ है, भाग 3 है। भाग 1 में हम लोगों ने परिचय दिया था, भाग 2 में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था और भाग 3 में हम लोग लिपिड पढ़ेंगे। लिपिड एक कार्बनिक कंपाउंड है। जैसे कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ था, ऐसे ही लिपिड भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या ऑक्सीजन से अधिक होती है, यानी कि फैट में, लिपिड में ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम होते हैं। इनका अनुपात क्या होता है? कम होता है। लिपिड वसा और फैट का ही मुख्य रूप है, यानी कि वसा और फैट दोनों हम क्या कह सकते हैं, ये लिपिड ही होते हैं। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जो लिपिड होते हैं ये जल में इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि अघुलनशील होते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे कि आपका बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, इनमें ये घुलनशील होते हैं। तो लिपिड जो होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, जबकि ये बेंजीन में और एसीटोन जैसे ऑर्गेनिक लिक्विड में क्या होते हैं, ये घुलनशील होते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जो लिपिड होते हैं इनमें लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं और इस पर क्या हो जाता है, ऑक्सैलिक ग्रुप लगा होता है। तो लंबी श्रृंखला वाले जो हाइड्रोकार्बन हैं, ये कार्बन का यहाँ पे उभार है, ये कार्बन आप समझ लीजिएगा। तो लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन और COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये जो कहलाता है ये वसीय अम्ल कहलाता है, यानी क्या कहलाएगा, फैटी एसिड कहलाता है। और इसी के साथ जो होता है वो ग्लिसरॉल जुड़ा होता है। तो जब वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल आपस में जुड़ जाते हैं तो उस के द्वारा जो कंपाउंड का निर्माण होता है वही फैट कहलाता है, वही लिपिड कहलाएगा और वही हिंदी में क्या कहलाएगा, वसा कहलाता है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जो लिपिड होती है, जो वसा होती है, वो सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा होता है? तो वो आपका वसा होता है। याद रखिएगा, 1 ग्राम वसा खाने से हमको 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, या इसको हम कह सकते हैं 37 किलो जूल ऊर्जा। यानी कि 1 ग्राम फैट खाने से हमको 9 किलो कैलोरी ऊर्जा या 37 किलो जूल ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला ये क्या होता है, पोषक तत्व होता है। अब बात आती है कि ये जो वसा होती है या लिपिड होता है, ये कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। तो उससे आप यहाँ पे ध्यान देना होगा कि लिपिड हो या वसा हो या फैटी एसिड हो, ये बने किससे होते हैं, वसीय अम्ल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि फैटी एसिड से मिलकर के बने होते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा कि वसा किसकी बनी होती है, तो वसा अवसीय अम्लों से मिलकर के बना होता है, यानी कि फैटी एसिड से मिलकर के बना होता है। वसीय अम्ल जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। वसीय अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड, यानी कि एक संतृप्त होता है और एक क्या होता है,
संतृप्त होता है। वसीय अम्ल दो प्रकार के होते हैं। वसीय अम्ल जो होते हैं लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन तथा कार्बोक्सिलिक समूह से बने हुए कंपाउंड होते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वे होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होता है। जबकि अनसैचुरेटेड वे होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये आपको ध्यान रखना। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहलाएगा? वो सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फिर से दो प्रकार के होते हैं, मोनो और पॉली। मोनो का मतलब होता है अगर एक डबल बॉन्ड है, और पॉली का मतलब हो गया कि बहुत सारे डबल बॉन्ड अगर हैं, तो उस आधार पे इसको हम लोग वसीय अम्ल कह देते हैं। वसीय अम्ल जो अनिवार्य वसीय अम्ल है, जो हमको हमारी बॉडी में नहीं बनता है, हमको बाहर से लेना ही पड़ता है, उनकी संख्या 3 है। याद रखिएगा कौन कौन से ऐसे वसीय अम्ल हैं जो अनिवार्य हैं, एसेंशियल हैं। तो याद रखिएगा, लिनोलेइक, दूसरा लिनोलेइक, लिनोलिनिक, और तीसरा होता है एरिकडेनिक। ये याद रखिएगा। लिनोलेइक में एक डबल बॉन्ड होता है, लिनोलेइक में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, और एरिकडेनिक में 3 डबल बॉन्ड होते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा वसीय अम्ल ऐसा, कौन से वसीय अम्ल जो है वो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, ये अनिवार्य होते हैं, जिनको हमको बाहर से लेना होता है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना होगा कि कोई भी वसीय अम्ल वसा का निर्माण कैसे करता है। वसीय अम्ल वसा का निर्माण कैसे करता है, तो याद रखिएगा, ग्लिसरॉल प्लस 3 वसीय अम्ल, एक ग्लिसरॉल और 3 वसीय अम्ल जब मिलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? वसा का निर्माण होता है। CH2OH, CHOH, CH2OH, ये ग्लिसरॉल होता है। इसका रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं? CH3, या इसको ऐसे कर लीजिएगा, R CH2 COOH, R CH2 COOH, और R CH2 COOH। ये आपका क्या है? ये आपका ग्लिसरॉल है। ये आपका क्या है? वसीय अम्ल है। अब ये वसीय अम्ल सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। ये जब रिएक्शन करता है यहाँ पर, ये जो रिएक्शन यहाँ पर होती है, यहाँ से क्या होता है? 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और यहाँ पर क्या बन जाता है? फैट बन जाता है या ऑयल का निर्माण हो जाता है। इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो एक वसा बनने के लिए 3 फैटी एसिड की आवश्यकता होती है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वसा को बनने के लिए कितने वसीय अम्ल की, यानी कि फैटी एसिड की आवश्यकता होती है? तो उसके लिए 3 फैटी एसिड की आवश्यकता होती है और 1 ग्लिसरॉल की आवश्यकता होती है। यहाँ पे देख रहे हैं, 1 ग्लिसरॉल है
1, 2 और 3 यहाँ पर क्या है, फैटी एसिड्स हैं। इस तरह से वसा का निर्माण होता है और 3 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। दूसरी चीज़, जब ये जुड़ेगा इन तीनों से तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड क्या कहलाता है, वो बॉन्ड कहलाता है एस्टर बंध। यानी कि वसा में कौन सा बॉन्ड होता है, तो वसा में याद रखिएगा, वसा में एस्टर बॉन्ड होता है। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि वसा में कौन सा बॉन्ड होता है, तो वसा में लिपिड्स में एस्टर बॉन्ड्स होते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वसा कितने प्रकार के होते हैं, लिपिड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि वसा 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है सरल वसा, दूसरा होता है जटिल वसा और तीसरा होता है व्युत्पन्न वसा। इसको हम लोग सिंपल फैट कहते हैं या सिंपल लिपिड कह सकते हैं। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स फैट या लिपिड कहते हैं और इसको हम लोग डिराइव्ड लिपिड कहते हैं या डिराइव्ड फैट कह सकते हैं। लिपिड भी कहेंगे, लिपिड ज़्यादा अच्छा लगता है, तो लिपिड से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। सरल वसा जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त वसा और अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त वसा। जटिल वसा में मोम आता है यानी कि वैक्स आता है, फास्फोलिपिड्स आता है और ग्लाइकोलिपिड्स आते हैं। जबकि डिराइव्ड फैट में आपका स्टेरॉइड्स आते हैं और टर्पीन्स आते हैं। स्टेरॉइड और टर्पीन्स आते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं सरल वसा, फिर हम लोग देखेंगे जटिल वसा और फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर व्युत्पन्न वसा। वसा 3 प्रकार के होते हैं, सरल वसा, जटिल वसा और व्युत्पन्न वसा। जो हम लोग खाते हैं वो कौन सी होती है, सरल वसा। पौधों में जो बनते हैं वो कौन से हो, सरल वसा। हमारे खाने के बाद या अलग एनिमल में जो इससे जो रूपांतरित होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके जटिल वसा। और इनसे जो बनेंगे डिराइव्ड होंगे वो क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न वसा कहलाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं सरल वसा की। सरल वसा, सरल वसा जो होती है सिंपल लिपिड जो होता है, इसको हम लोग ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। याद रखिएगा, सिंपल वसा को ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड इसलिए कहते हैं क्योंकि यही सरल वसा एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से मिलकर के बनता है। कोई भी सिंपल वसा जो होगी वो एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से मिलकर बनता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, ट्राइग्लिसराइड्स कहा जाता है। ट्राइग्लिसराइड क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल होता है, इसलिए इसको ट्राइग्लिसराइड्स कहा जाता है। सरल वसा 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा जो होते हैं वो सामान्य ताप पर ठोस होते हैं, लेकिन गर्म करने पर ये क्या हो जाते हैं, ये द्रव अवस्था में आ जाते हैं। यानी कि
ये ऐसे वसा होते हैं जो द्रव और ठोस में क्या हो सकते हैं, ये रूपांतरित हो सकते हैं। इनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इनका जो एग्जाम्पल होता है वो आपका क्या होता है, सभी जंतु वसा। ऑल एनिमल फैट कैसे होते हैं, संतृप्त वसा होते हैं। जैसे आपका देसी घी हो गया, मक्खन हो गया, चर्बी हो गया, क्रीम हो गया, ये सब कैसे हो जाते हैं, आपके जंतु वसा हो जाते हैं। जंतु वसा के अलावा अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें आपका नारियल का तेल, ये भी आपने देखा होगा जाड़े में जम जाता है, यानी कम तापमान पे जम जाता है, अधिक तापमान पर पिघल जाता है। और दूसरा होता है ताड़ का तेल, यानी कि पाम ऑयल। तो ये दो ऐसे प्लांट हैं जो संतृप्त होते हैं और बाकी सभी जंतु वसा कैसे होते हैं, संतृप्त होते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा। ये अपवाद के रूप में आए। संतृप्त वसा में कौन कौन से ऐसे पादप हैं जिसमें संतृप्त वसा पाई जाती है, तो नारियल का तेल और ताड़ का तेल जो होता है इसमें संतृप्त वसा पाई जाती है। संतृप्त वसा को खाने से डॉक्टर मना करते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, मना करते हैं, क्योंकि संतृप्त वसा जो होती है ये हमारी बॉडी में जा कर के बैड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करती है और उससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए संतृप्त वसा का सेवन कम करना चाहिए। सबसे ज़्यादा सेवन करना चाहिए आपको असंतृप्त का। डॉक्टर लोग उसको खाने के लिए आपको कहते हैं। असंतृप्त वसा की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये सदैव द्रव अवस्था में रहता है, चाहे तापमान कम हो या ज़्यादा हो, और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, तेल या ऑयल कह देते हैं। तेल या ऑयल कह देते हैं। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। इसके एग्जाम्पल में अगर देखे जाएं तो सभी वनस्पति तेल, सभी वनस्पति तेल जो होते हैं, जैसे राइस ब्रैन तेल, तिल का तेल, कुसुम का तेल, जैतून का तेल, सूर्यमुखी का तेल, सरसों का तेल, ये सारे जो होते हैं ये अच्छे तेल माने जाते हैं बॉडी के, शरीर के लिए। शरीर के लिए, हृदय के लिए सबसे अच्छा तेल कौन सा माना गया है, वो कुसुम का तेल। तिल के तेल में सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, ओमेगा 3 होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 खाने से इंसान बुढ़ा नहीं होता है, हमेशा वो यंग बना रहेगा और एंटीऑक्सीडेंट होता है। राइस ब्रैन सबसे अच्छा तेल माना जाता है। ये हमारी बॉडी में कोई भी बैड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण नहीं करता है। सरसों का तेल हो गया, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि अलग अलग पदार्थों में वसा की कितनी मात्रा होती है। तो याद रखिएगा, सूअर की चर्बी में 91% वसा होती है। सूअर की चर्बी में 91% वसा होती है। सूअर की चर्बी में 91% वसा होती है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। मक्खन में अगर बात किया जाए, मक्खन में 80% वसा होती है। बादाम अखरोट में
लगभग 51% वसा होती है। मूंगफली में लगभग 42% वसा होती है। पनीर में लगभग 31% वसा होती है। सोयाबीन में यहाँ लिख देते हैं, सोयाबीन में लगभग 20% वसा होती है और दूध में 5 से 7% के आसपास वसा होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सूअर की चर्बी में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ये कुछ ऐसे थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे। अगर हम मूंगफली की बात करते हैं, मूंगफली में लगभग 48% वसा होती है। अलसी में लगभग 38% वसा होती है और अलसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अलसी में ओमेगा 3 की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, बहुत अधिक पाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। अलसी के तेल में ओमेगा 3 की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। तिल के तेल में 50% के आसपास पाई जाती है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तिल के तेल में 50% के आसपास पाया जाता है। कुसुम के तेल में लगभग 32%, कुसुम के तेल में लगभग 32% वसा पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। मूंगफली में 48%, अलसी में लगभग 38%, तिल में 50% और कुसुम में लगभग 32% वसा की मात्रा पाई जाती है। सूरजमुखी की बात अगर हम करते हैं, सूरजमुखी की बात करते हैं तो लगभग 48% वसा यहाँ पर भी पाई जाती है। तो ये थे कुछ अलग अलग पदार्थों में वसा की मात्रा कितनी होती है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमको याद रखना होगा कि कौन कौन से सरल वसा होते हैं और कौन कौन से हमको खाना चाहिए, कौन कौन से हमको नहीं खाना चाहिए। इसके बाद आता है जटिल वसा। जटिल वसा मैंने बताया था, एक तो आपका मोम होता है, वैक्स, ये जटिल वसा का उदाहरण है, एग्ज़ाम में पूछा गया है। और ये जो होता है वो मुख्य रूप से एक तो आपका मधुमक्खियाँ इसका निर्माण करती हैं और दूसरा पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद से मिलता है हमको और मधुमक्खियों से प्राप्त होता है मोम। दूसरा मैंने बताया था आपको फास्फोलिपिड। देखिए दो नाम यहाँ पर हैं, एक लिपिड और एक फास्फोरस। जब फास्फोरस के अणु लिपिड से जुड़ जाते हैं तो उससे जो निर्माण होगा वो क्या कहलाता है, फास्फोलिपिड कहलाता है। और ऐसे वसा जो होते हैं वो हमारी जो कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं, कोशिका झिल्ली का, सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका झिल्ली में कौन सी वसा पाई जाती है, तो कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड्स पाया जाता है। ये क्या करता है, कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। तीसरा जो जटिल वसा है यहाँ पर इसके अलावा, उसका नाम था ग्लाइकोलिपिड। तीसरा कौन सा था, ग्लाइकोलिपिड। यहाँ पे देखिए दो शब्द बने हैं, एक तो लिपिड और एक ग्लाइको। यहाँ पर एक तो वसा होती है और दूसरा क्या होता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होता है। जब वसा कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाते हैं उससे क्या बनता है, ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होता है। और ये भी क्या होते हैं, कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं, कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड, फास्फोलिपिड और मोम, ये तीनों क्या हो गए, हमारे जटिल वसा हो गए, जो क्या करते हैं, मोम सबको पता अलग अलग काम में आता है, जबकि फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड क्या करते हैं, कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं। तीसरा जो हम लोगों का था वसा, वो था आपका व्युत्पन्न वसा।
बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। व्युत्पन्न वसा, व्युत्पन्न वसा जो होती हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्टेरॉयड और एक होता है आपका टर्पीन्स। स्टेरॉयड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका कौन सा होता है? कोलेस्ट्रॉल। याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है और ये वाला बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। ये हमको बॉडी में नहीं बनना चाहिए, HDL बनना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल से ही हमारा जो पित्त रस होता है उसका निर्माण होता है, बाइल जूस का निर्माण होता है, जितने भी हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनका निर्माण होता है। हमारे जो कॉर्टिसोल हार्मोन होते हैं उनका भी कोलेस्ट्रॉल से ही निर्माण होता है। हमारा जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी कौन कौन से? अर्गो, कैल्सीफेरॉल और दूसरा कोल कैल्सीफेरॉल। ये दोनों जो विटामिन डी हैं वो भी कोलेस्ट्रॉल से ही बने होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा रोल है। कोलेस्ट्रॉल से पित्त रस का निर्माण होता है, कोलेस्ट्रॉल से सेक्स हार्मोन इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन, ये सब किसके बने होते हैं? सेक्स हार्मोन्स के बने होते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ये सब भी कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं। विटामिन डी दो प्रकार के, इसको कहते हैं विटामिन डी 3, सॉरी कोलेस्ट्रॉल को D3 और D2, ये जो दोनों होते हैं ये भी कोलेस्ट्रॉल के बने हुए होते हैं। और कोलेस्ट्रॉल किसका बना होता है? आपका स्टेरॉयड के। और स्टेरॉयड क्या है? व्युत्पन्न वसा होती है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अगली चीज़ जो यहाँ पर है, कोलेस्ट्रॉल के बाद यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, फेरोमोन्स। फेरोमोन्स जो होते हैं ये प्रकार के गैसियस या केमिकल होते हैं जो कीट निकालते हैं, अपने फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए निकालते हैं, या भोजन की तलाश में ये अपने साथियों को भोजन की जानकारी देने के निकालते हैं। तो फेरोमोन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रकार के व्युत्पन्न हार्मोन्स होते हैं। टर्पीन्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो टर्पीन्स जो होता है कैरोटीनॉइड, जिससे कि विटामिन ए का निर्माण होता है, और कोएंजाइम क्यू। आइसोप्रीन, जिससे कि रबर बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कैरोटीनॉइड, सॉरी कैरोटीनॉइड हो गया, कैरोटीन, विटामिन ए का निर्माण होता है। तो विटामिन ए क्या है? वसा से बना हुआ होता है, ध्यान रखिए, आपने देख ही लिया यहाँ पर। कोएंजाइम क्यू से विटामिन ई बनता है। आइसोप्रीन रबर का क्या है? फैट है, रबर का यूनिट है। और कैरोटीनॉइड, तो ये आपने देखा कि टर्पीन से कैरोटीनॉइड, कोएंजाइम, आइसोप्रीन और कैरोटीन यानी कि विटामिन ए का निर्माण होता है। स्टेरॉयड से आपके कोलेस्ट्रॉल बनते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। फेरोमोन्स जो होते हैं वो प्रकार के स्टेरॉयड होते हैं। और एक आपने देखा होगा एनाबोलिक स्टेरॉयड, एनाबोलिक स्टेरॉयड। एनाबोलिक स्टेरॉयड जो होते हैं वो जो एथलीट्स होते हैं वो अपनी स्टेमिना को बढ़ाने के लिए इलीगली उसको इनहेल करते हैं या उसको इनटेक करते हैं, जिससे कि उनकी स्टेमिना कुछ देर के लिए बहुत बढ़ जाती है और अपने खेल में वो जीत सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि फैट 3 प्रकार के होते हैं। अब बात आती है वसा के सोर्स क्या होते हैं, स्रोत क्या है।
सोर्स क्या होगा, स्रोत क्या होगा। सोर्स क्या होंगे वसा के। तो वसा के दो स्रोत हैं, एक पादप से हमको मिल सकता है और एक कहाँ से हमको मिल सकता है, जंतु से मिल सकता है। पौधों से भी हमको वसा मिलती है और हमको जंतुओं से भी मिलती है। पौधों से नारियल हो गया, नारियल, सरसों, तिल, मूंगफली, सूरजमुखी। कुछ ऐसे पादप है जहाँ से हम कुसुम, सोयाबीन, ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जहाँ से हमको अधिक मात्रा में वसा की मात्रा प्राप्त होती है। अगला होता है प्राणी से, पौधों से। तो पौधों से देसी घी, मक्खन, क्रीम, पनीर, मछली का तेल, फिश ऑयल जो होता है, मछली का तेल, अंडा, दूध, पनीर, अंडा और दूध। तो ये घी हो गया, मक्खन हो गया, क्रीम हो गया, पनीर हो गया, मछली हो गया और अंडा और दूध हो गया। मछली का तेल याद रखिएगा, ये भी कभी भी जमता नहीं है। तो ये किस में आ जाएगा, ये भी अनसैचुरेटेड में आ जाएगा, असंतृप्त में होगा। मछली का तेल जो होता है वो जमता नहीं है। और इसी से जो है ध्यान रखिएगा, विटामिन डी का जो सोर्स होता है वो कॉड ऑयल जो होता है, कॉड और शार्क लीवर ऑयल, वो मछली के तेल से ही बनता है, यानी कि उसमें कोल कैल्सिफेरॉल की मात्रा ज़्यादा होती है। एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान देना होगा, वो ये होता है वनस्पति घी क्या होता है। वनस्पति घी, वनस्पति घी जो होता है, वनस्पति घी यानी कि वेजिटेबल ऑयल, ये जो होता है वनस्पति घी, ये क्या है, संतृप्त है कि असंतृप्त है। तो वनस्पति घी क्या होता है, ये अपने आप में संतृप्त वसा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। एग्जैक्टली होता क्या है कि हम वनस्पति तेल लेते हैं, उसका रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन से कराते हैं निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और इस क्रिया को कहा जाता है हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण। और इससे जो बनता है वो आपका वनस्पति घी का निर्माण होता है। तो वनस्पति घी के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन कहते हैं। इसमें जो वनस्पति घी है, तेल है, वो कैसा है, संतृप्त है, और जो बना वो कैसा है, वो संतृप्त है। बाद में इसका अलग अलग नाम ब्रांडिंग कर देते हैं, कोई डालडा, कोई रथ, कोई बावर्ची, जो नाम रखना चाहेंगे रख देंगे, लेकिन वनस्पति तेल से ही क्या होता है, वनस्पति घी का निर्माण होता है। जो भी तेल से आप चाहें इसको आप बना सकते हैं। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, एक तो इसमें निकिल पड़ गया, दूसरा इसमें क्या है कि ये संतृप्त हो गया है, जो हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करेगा। तो इसलिए इसको हमको ध्यान में देना होगा। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि वसा के कार्य क्या होते हैं। वसा के कार्य क्या होते हैं, वसा के कार्य क्या। तो पहला कार्य आपको पता है कि वसा से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम से हमको 9 किलो कैलोरी या 37 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे अधिक ऊर्जा हमको वसा से प्राप्त होती है। ताप नियंत्रण का काम करता है ये।
जो ठंडे प्रदेशों में जंतु होते हैं उनके शरीर में एक वसा की मोटी परत होती है जो एक इंसुलेटर का काम करते हैं, ताप प्रतिसह का काम करते हैं। दूसरा, कोशिका भित्ति पौधों में और कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं। कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं, कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं। संचित भोजन जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो क्या हो जाता है कि हमारे एडिपोज ऊतक में ये जमा हो जाते हैं और वो संचित भोजन के रूप में रहते हैं। एक और काम करते हैं ये, विटामिन ए, डी, ई और के का निर्माण करते हैं। लिंग हार्मोन का निर्माण करते हैं, लिंग हार्मोन का, सेक्स हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। नाजुक अंगों को बचाने के लिए गद्दी का काम करते हैं, यानी कि शॉक न लगे इसलिए वहाँ पर क्या हो जाएगा कि उस पर फैट का जो होगा एक लेयर बनी रहेगी जो क्या करेगा, इंटरनल ऑर्गन को बचा करके रखेगा। तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि वसा के कार्य कौन कौन से हैं। तो ऊर्जा प्रदान करना, ताप नियंत्रण का काम करना, यानी कि शरीर में जो ठंडे प्रदेशों में लोग रहते हैं, जंतु जो रहते हैं, उनमें एक मोटी चर्बी लगी होती है जिससे कि वो क्या करते हैं, तापमान को नियंत्रित करते हैं। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। भोजन के रूप में संचित रहता है एडिपोज टिश्यू में। विटामिन ए, डी, ई, के का निर्माण करते हैं। लिंग हार्मोन के क्या होते हैं, ये प्रिकर्सर होते हैं। और नाजुक अंगों का बचाने के लिए एक गद्दी का निर्माण करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, वसा के ये प्रमुख कार्य हो जाते हैं। अब बात आती है कि अगर वसा की कमी हो जाए या अधिकता हो जाए तो क्या होगा। कमी, वसा की कमी अगर शरीर में हो जाए तो कमी से वसीय अम्ल, अगर वसा की कमी हो जाएगी तो वसीय अम्ल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। वसीय अम्ल अगर कम हो जाएंगे तो शरीर की वृद्धि और विकास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वसीय अम्ल कम हो जाएंगे तो शरीर की वृद्धि और विकास कम हो जाएगी। टोड स्किन हो जाएगी, टोड त्वचा हो जाएगी, यानी कि त्वचा पे क्या हो जाएंगे, इस तरह से टोड नहीं होते हैं, उनमें झुर्रियाँ पड़ी होती हैं, तो चिकनाहट नहीं रहेगी शरीर में, झुर्री पड़ जाएंगे, उसमें टोड स्किन हो जाएगी। टोड स्किन हो जाएगी उसकी कमी से। त्वचा खुरदरी और रूखी हो जाएगी। खुरदरी और रूखी हो जाएगी। इसलिए प्रतिदिन 40 से 45 ग्राम वसा का सेवन करना आवश्यक है। प्रतिदिन 40 से 45 ग्राम वसा का सेवन करना आवश्यक होता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। वसीय अम्ल की अगर कमी हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में हार्मोन्स की कमी हो जाएगी, सेक्स हार्मोन्स की कमी हो जाएगी, विटामिन की कमी हो जाएगी शरीर में, जो बनते हैं बॉडी में जितनी मात्रा होती है। तो ये सब समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं कमी से। अगर हम शरीर में वसा की मात्रा बढ़ जाए, अधिक हो जाए, वसा की, अगर शरीर में वसा की
अधिकता हो जाए। तो वसा की अधिकता होने से एक तो मोटापा हो जाएगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाएगा, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा और मधुमेह भी हो सकता है। ये समस्याएं बन सकती हैं और लास्ट में हृदयघात भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में अंतर क्या होता है कि ये मान लीजिए रक्त वाहिनी है, इसका डायामीटर है ये, इसमें पूरा ब्लड फैल रहा है, लेकिन जब ज़्यादा वसा आप खा लेते हैं तो इसकी जो दीवार होती है, रक्त वाहिनी की दीवार पे क्या हो जाती है, वसा का जमाव हो जाता है और ये रक्त वाहिनी मोटी हो जाती है। तो जब रक्त वाहिनी मोटी हो जाएगी तो इसका डायामीटर पहले से क्या हो गया, कम हो गया। तो जब डायामीटर कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस कहेंगे। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई रक्त वाहिनी है, ये रक्त वाहिनी है और इसमें किसी वजह से क्या हो गया कि रास्ते में यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा था, रास्ते में कोई बाधा यहाँ पर आ गई, यहाँ पर वसा का जमाव हो गया इससे, इस तरह से। तो ये जमाव क्या होगा कि ब्लड के प्रेशर को इसकी स्पीड को कम कर देगा और ब्लड फ्लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर यहाँ पर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो बीच में अगर कहीं जमाव हो गया है धमनियों के बीच में, रास्ते में, तो उसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहेंगे। और अगर दीवार ही क्या हो गई है, मोटी हो गई है, तो उसको क्या कहेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस कहेंगे। इसलिए वसा का सेवन सामान्य रूप में उचित मात्रा में करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा वसा का सेवन कर रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज, जिम, योगा करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए और एक्स्ट्रा जो फैट आपने लिया है उसको आपको बर्न करके शरीर के बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं तो आपके शरीर में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस जो बनने वाले थे मैंने सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। वसा से संबंधित टॉपिक इतना ही था। अब हम लोग अगले टॉपिक में लेकर के आएंगे प्रोटीन को। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रोटीन वाला हम लोगों का चौथा पार्ट होगा पोषक तत्व का। तब तक के लिए धन्यवाद।